और बीच में जो सल्फेट है तो आप इसको पुश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें लोग। देखो क्या चल रहा था, स्थानीय निकाय चल रहा, ठीक है। वो आपका कौन चला था, ठीक है। कहाँ हम लोग आए थे 243 तक आ गए, ठीक है। आइए इस पे चल रहे हैं पंचायत। देखो ये आपका टॉपिक था आपका पंचायत, ठीक है। देखो हमने आर्टिकल में जो पढ़ाया था 242 तक पढ़ा दिया था, ठीक। आपको कहाँ से आर्टिकल पढ़ना है, कहाँ से करना है स्टार्ट, 243, क्लियर। बातें क्या है इंपॉर्टेंट कि जो है 243 में क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे, आपका पहला ग्राम सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। 243 का एक कौन है, ग्राम सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों, आपसे पहली बात देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पता है स्थानीय सरकार आपका चौथा तीसरा सरकार है। तीसरे प्रकार की सरकार कौन है बच्चों, स्थानीय सरकार। पहली सरकार कौन होती है, आपकी केंद्र सरकार बनी है बच्चों। दूसरी सरकार कौन सी बनी है, राज्य सरकार है। और तीसरी सरकार कौन बनी है, कौन सी बच्चों, स्थानीय सरकार, क्लियर। तो जो स्थानीय सरकार है उसको कहा जाता है शासन का विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण सर, मतलब जो ये बनी है ये विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण समझते हैं, मतलब शासन का विकेंद्रीकरण, नीचे तक जाना। एक होता है कि ऊपर से नीचे आना, एक क्या है नीचे से ऊपर की आना। गांधी जी इस कॉन्सेप्ट को बहुत मानते थे। उनका कहना था जो भारत है या देश है कहाँ कहाँ बसा है, गांव में बसा है। कहाँ बसा है, तो गांव को इतने राइट्स दिए जाएं कि सब कुछ क्या हो सके, मतलब अच्छे से हो सके। अब गांव को विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा, गांव के विकास के लिए स्वतंत्र निकाय नहीं बनेगा, तो कैसे गांव का विकास हो सकता है, क्लियर। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसी में हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई, पंचायतों की। अब देखिए जब आर्टिकल बना था आपको पता होगा तो आर्टिकल 40 क्या कहा गया था, मूल संविधान में पंचायतों का गठन कहा गया था। लेकिन उस समय पंचायतों के लिए ये कुछ नहीं बताया गया कि पंचायतें कैसी होंगी, क्या होंगी, ये कुछ बताया था, मतलब इतना नहीं बताया गया त्रिस्तरीय पंचायत होगी, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं बताया गया था। एक हिसाब से संवैधानिक दर्जा नहीं था, ठीक है। जो कैसा दर्जा नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो अब ये क्या हो रहा है, पार्ट 9 क्या है आपका, पार्ट 9 कौन सा आपका, पार्ट 9 में क्या रखा गया, पंचायतें रखी गई। तो अब पंचायतों को क्या दिया जा रहा है आगे चलके, 73वें संविधान संशोधन, 73 में CAA 1992, इसके द्वारा क्या दिया गया था, पंचायतों क्या दिया बच्चों, पंचायतों क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिला। क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। और वहीं पर अभी हम लोग नगर निकाय पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है, 243 का ए, क्लियर, 243 का ए। इसमें क्या दिया है, ग्राम सभाएं, क्या दिया है, ग्राम सभाएं। अब उसमें कुछ ध्यान दीजिएगा, अब कायदे से ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा क्या होती है, कभी कोई परिभाषा आती है, क्या होती है पता है, क्या होती है ग्राम सभा, बताइए ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा क्या, और बताइए ग्राम सभा क्या होती है, यही है बच्चे। ग्राम सभा का मतलब है उस पंचायत क्षेत्र की सीमा में, उस पंचायत, ऐसा नहीं कि अनंत सीमा तक, उस पंचायत सीमा, पंचायत क्षेत्र की सीमा में निर्वाचन सूची में जिनका भी नाम होता है वो किसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के। मतलब यदि आप अपने पंचायत क्षेत्र में, मतलब अपना जो गांव है, आप तभी ग्राम सभा के सदस्य वहां होंगे जो आपका निर्वाचन सूची में क्या होगा, और
निर्वाचन सूची में नाम कब होगा? 18 वर्ष के हो गए और आपके वहां के स्थानीय निवासी भी हो गया। तो मैं 18 वर्ष का हुआ के गांव का क्या बन सकता हूँ? ग्राम सभा का। मैं अपनी गांव में ग्राम सभा सदस्य बन सकता हूँ। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा ये भी। अब आइए देखो, ये आर्टिकल से कठिन पेपर बनाता है तो इसे सब आर्टिकल्स बनाता है। क्या बनाता है? कभी हम लोग कुछ रिवीजन के तौर पे चीजें देख रहे हैं तो आप याद करके चलिएगा, माइंड कूल रखिए, आराम से फोकस कीजिए स्टडी पे, ठीक है? ये आपका समय वापस नहीं आएगा। जितनी चीजें करते जा रहे रिवाइज कर लो और आज प्रयास को 395 तक खत्म कर दिया जाएगा। 5 तक लगातार क्लास चलती रहेगी, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? हाँ बच्चे देखिए, मैं भी रिकॉल में पूछूंगा 243 का बी क्या कहता है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। अब आइए, पंचायतों के गठन की बात हो रही है, उसमें क्या बताया? त्रिस्तरीय पंचायत गठन। कैसे स्थिति? वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की बात हुई। कितने से? त्रिस्तरीय। क्लियर? अब त्रिस्तरीय में भी समझिएगा क्या मैटर है, समझिए। त्रिस्तरीय में भी क्या वो जो इंपॉर्टेंट रहता है, ये किसने जो है त्रिस्तरीय की बात की थी? किसने की थी? बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय। बलवंत राय कौन से थे? बलवंत राय मेहता। ये भी ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति कब है? 1950। कब बनी थी बलवंत राय मेहता? 1957। थोड़ा रिकॉल भी रखिए, पुरानी चीज भूलिए नहीं। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? जो पंचायती क्षेत्र के जो प्रतिनिधि का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष, या पंचायती क्षेत्र में जो प्रतिनिधि बनेगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? और जो दूसरा स्तर है कौन सा आपका? खंड स्तर। और कौन है? जिला स्तर की पंचायत, उसका जो प्रतिनिधि बनेगा वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी धेर की टेस्ट सीरीज थी, उसने उल्टा लिखा था। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या लिख दिया? उसने उल्टा लिखा था। तो तुरंत पकड़ना चाहिए, ना तो एक सही है ना तो, मैंने कहा था ना तो एक सही ना तो दो सही, वही लड़का लगाता है जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर। ना तो एक सही ना तो दो, मतलब ना ही एक ना ही दो, ठीक है? तो उसने उठाया था, आईएएस ने जो सीरीज में उठाया क्वेश्चन, कहां से? लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन उठाया, उसने उस दोनों लाइन को क्या कर दिया था? बदल दिया था, ठीक है? अब आइए, तो बलवंत राय मेहता से दो तीन बातें जानिएगा। उन्होंने क्या बताया? पहली बात कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। दूसरी क्या बात बताई थी? विकेंद्रीकरण की बात बताई। तीसरी बच्चों क्या बताई? जो ग्राम पंचायत का है उसका प्रतिनिधि क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, और जो खंड और आपका जिला पंचायत जो है अप्रत्यक्ष रूप से। ये बात खासकर बलवंत राय मेहता समिति की है। चलिए, इन्होंने गठन की बात बताई। फिर 1972 में कौन सी आई थी समिति? अशोक मेहता। उन्होंने मेन जो आपको क्या रखा? एक जिला पंचायत रखा, एक कौन रखा? मंडल पंचायत। कौन रखा? ये 2023 में क्वेश्चन आया था। किस पे? मंडल पंचायत। पीछे जो पिछला वाला है किसे उसमें आया था? ये आया था अशोक मेहता समिति के बारे में बताना था। तो पहली बच्चों लाइन क्या थी अशोक मेहता समिति में? क्या थी पहली बात इंपॉर्टेंट? हाँ, पहली बात क्या थी? द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था बात हो रही है। कितने की? 2 स्तरीय की। और उसमें क्या बताया गया? जिला, जो जिला स्तर, और दूसरा कौन बताया गया? मंडल स्तर। कौन बताया गया? जिला स्तर और मंडल स्तर। उसमें बताया गया मंडल स्तर जो होगा, क्या था मंडल स्तर? थोड़ा बताइए मंडल स्तर को क्या बताया? देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, त्रिस्तरीय चल रहा है। उसने कहा अशोक मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों में बांटा गया। पहली लाइन लिखी। दूसरी लाइन लिखी, उसमें जो है पहला स्तर जिला पंचायत था, दूसरा स्तर मंडल पंचायत था। तो दोनों बातें क्या है? एक और दोनों सही। सेंटेंस क्या लगाओगे? एक और दोनों सही। तो भाई 2 स्तर, जो मंडल स्तर दूसरा है वो क्या था? हाँ वेरी गुड। 18 से 20,000 आबादी के गांव का समूह था। मतलब इतने गांव हो जितनी कितनी आबादी कवर कर रहे? 18 से 20,000। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? फिर आइए, जो मेन बताया उन्होंने, विकास का आधार किसको बताया बच्चों? जिला पंचायत को। किसको बताया? जिला पंचायत। मतलब मेन विकास का आधार किसको बताया? जिला पंचायत को बताया। क्लियर? तो चले आगे। ये भी क्वेश्चन आया था कि उन्होंने विकास का जो बिंदु माना सबसे पहला, ना कि मंडल पंचायत को माने, किसको मान रहे हैं? जिला पंचायत। वहां पे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि हर चीज नीचे से विकसित हो रही है, वहां पर क्या है? ऊपर से जिला पर है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ चलिए आगे आइए। फिर एक दो समिति बताइए फटाक से। इसके बाद सबसे फेमस समिति कौन आई थी? रिवाइज करिए आप पुराना। जीवी के राव समिति कब थी बच्चों? याद रखिए, अभी से भूल गए हो। 1985। जीवी के राव समिति 1985। फिर दूसरी समिति बच्चों कौन आई थी? जो है एलएम सिंघवी समिति 1986। ठीक है, 1986 एलएम सिंघवी समिति हुई। हाँ, फिर कौन समिति आई? थुंगन समिति कब आई बच्चों? हाँ, थुंगन समिति याद रखिएगा 1980
1988 में। क्लियर? फिर एक समिति आई थी कौन? गाडगिल समिति कब आई? 1988 में। ठीक है, गाडगिल समिति ने सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि जो है 5 वर्ष में चुनाव होगा, वित्त की व्यवस्था रहेगी, और क्या बताया इन्होंने? SC ST और आपका महिलाओं को सबको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। महिलाओं को रिजर्वेशन स्थायी निकाय में कितने रखा गया? पूरे कुल आबादी का 1/3%। आज चलते आ रहे हम लोग ये खास आर्टिकल याद करते लेंगे। तो पंचायत गठन हो गया, पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय है, स्थानों का आरक्षण मैंने खास कर कहा SC ST का रिजर्वेशन हो सकता है, और प्लस किसका रिजर्वेशन कहा गया है? देखो SC ST का बहुत क्लियर नहीं रिजर्वेशन कितना क्या है, लेकिन महिलाओं का एकदम स्पष्ट रखा है, कम से कम कितना होना चाहिए? 33%। कुल सीटों का 33%। समझ रहे हैं? राज्य 50% कर दें, 70% कर दें, 60% करें, 40 के लिए मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 33% महिलाओं को रिजर्वेशन इसमें देना ही होगा। ठीक है, फिर आइए, अब देखो ये बहुत पूछा टिक लगा रहा है। 243 का डी कई बार आ चुका है, मतलब ये रिजर्वेशन का कई बार पूछा गया है। 243 के डी में कहा जाता है महिलाओं को रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत दिया गया? 243 के डी में। क्लियर? फिर आइए, ये यहाँ पर क्या गया? पंचायतों की अवधि आदि। ठीक है, 243 का अंगा याद रखिएगा, ये 243 का अंगा क्या है? पंचायतों की अवधि। क्लियर? फिर आ जाइए 243 का क्या? A B C D E F सदस्यता के लिए निर्भरताएं। सदस्यता के लिए क्या? निर्भरताएं। अब देखिए सदस्यता की निर्भरताएं क्या है? इंपॉर्टेंट, जैसे हो क्या जाता है, कभी कभी गलत तरीके से निर्वाचित हो गया कोई प्रधान, तो उस पे मुकदमा चला या SDM स्तर से देखा गया, तो क्या पाया गया? गलत पाया गया, तो निर्भरता हो सकती है। मैंने इसमें चीज बताई थी पॉइंट वाली। यदि क्या होता है, यदि वो पंचायत भंग हो जाए तो कितने महीने में चुनाव होना चाहिए? 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और जब चुनाव होगा तो पूरी अवधि के लिए नहीं काउंट होगा, कितना? जो बची हुई अवधि। कुछ कॉन्सेप्ट की बातें दिमाग में रखिएगा। अदर के लिए ऐसा, जब आप केंद्र सरकार में जाओगे, राज्य सरकार में जाओगे, मान लीजिए कोई खत्म हो रहा है या वो भंग हो गया, उसकी सीट समाप्त हो गई वहीं पे, तो उसका जो बचा हुआ कार्यकाल नहीं देखा था। जब चुनाव होगा तो किसके लिए होगा? पूरे 5 साल के लिए। देखा कभी उपचुनाव होता है, कहा जाए कि 2 साल बचा है, उपचुनाव हमेशा किसके लिए होगा? पूरे 5 साल के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसको A कह लो, B है, C है, D है, E है, F है, और कौन हो गया? G। तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायी। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, ये क्या हो गया? G हो गया, पंचायतों की शक्तियां। क्लियर? फिर आइए, G हो गया, फिर A B C D E F G H क्या हो गया? H क्या हो गया? पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां। इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप याद कर सकते हो। कर की बात किसमें हो रही है? H में। किसकी बात हो रही है? H में। अब देखो, अभी मैं देखूंगा सबका मेमोरी कितना बढ़िया है, कितना कौन याद करता चल रहा है। इन चीजों को थोड़ा याद भी करोगे, केवल समझना ही समझना नहीं, समझने वाली चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी याद। जो कहता है ना केवल ये समझना ही काफी होता है, नहीं, जीएस में क्या करना पड़ता है? रटना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, सब कुछ करना है। यदि अच्छा बोल नहीं पाते तो कभी इंटरव्यू में इन फ्यूचर पहुंचोगे कभी तो बोल ही नहीं पाओगे पंचायत के बारे में, तो भी बहुत दिक्कत है। लिख नहीं रहे हो तो मेंस में तो लिखना ही लिखना है, और बोलोगे नहीं तो चीजें फैक्ट जो चीजें क्या होंगी दिमाग से, बोलो ना मन से पढ़ा करते इसे, मुंह थोड़ा क्या करना चाहिए, चलाओ थोड़ा सा, ज्ञानेंद्रिय थोड़ा सा चलता रहता है। बस ऐसा ना हो कि बगल वाला क्या कहे कि भैया धीरे पढ़ लो। इतना बहुत लोग परीक्षा में भी ये करते हैं, आपके आगे वाला है बहुत जल्दी पढ़ रहा है तो एक टोकना पड़ता है। ये नहीं उसको मत टोकिए, जो चेक करते हैं थोड़ा करिए सर, थोड़ा सा माहौल नॉर्मल करा दीजिए। आपकी जिंदगी फंसी हुई है, ये साल जो है माने 24 का परीक्षा होने जा रहा है, मार्च में हो जाएगा पीसीएस 17 मार्च को, और 24 के लास्ट तक उसका मेंस का सब रिजल्ट दे देंगे। मौका लगे 24 में फाइनल मौका लगा क्या दे देंगे। अभी इधर जब मार्च में करा ले रहे हैं तो उनके पास पूरा टाइम कहाँ है, पूरा साल भर मिल रहा है 24 में। और अभी 200 कितनी है, 50 करीब पोस्ट है, कुछ 220 भी आई है, अभी बढ़ेंगी है। ठीक है, आंसर फिर रहेगा अपना डाल बढ़ेंगे। हाँ अभी बढ़ेंगी, आप कोई तैयारी रखिए लेकिन, ठीक है। हाँ चलिए, बढ़ेगी तो लोगों को नॉलेज सब रहता है, आयोग से सीधे तुम्हारा संपर्क रहते हैं। मगर इतनी आजकल जानकारी चारों तरफ फैल जाती है, 17 मार्च लोगों को पहले बदल गया, 17 मार्च सही में क्या रहा है, 17 मार्च हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो पढ़ लीजिए, ई एफ जी एच आई ये पढ़े थे, अभी मैं टिक लगाऊंगा बाद में। देखो पहला क्या था, ग्राम सभा, दूसरा क्या था, पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन। तीसरा क्या है, पंचायतों की संरचना, क्या है, पंचायतों की संरचना।
फिर जो आपका डी क्या है, स्थानों का आरक्षण, क्लियर। फिर आइए ई क्या है, पंचायतों की अवधि, ठीक है, क्या है ई अवधि। फिर आइए एफ क्या है, निरंतर फाइट हो रही है, फाइट क्या होगी जब निरंतर योग्यता से हटाए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं, जी क्या है, जी किसमें लगाते हैं, जी जब थोड़ा सा शक्ति वाला होगा, पावर जी, ठीक है, तो जी लगाओगे तो क्या हो जाएगा जी, ठीक है। अब आइए क्या एच क्या है, एच याद रख लीजिएगा, हाँ एच क्या है, कर वगैरह, हाउस टैक्स देते हो, जब मन में सोचो हाउस टैक्स तो क्या है, कर। फिर आई सबसे पहले आता है पैसे के लिए, क्या है आई, ठीक है, तो पता ही होगा। अब पंचायतों का जो ऑडिट होता है ना, कितना पैसा आया है, कितना पैसा इसमें लगा है, तो ऑडिट किसमें माना गया है, 243 में, ठीक है। और जो है जो क्या कहा गया यहाँ पे, जे जो है ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, हाँ के है, जे में ही 243 के है, जो फेमस रहा है, क्लियर। अब आइए आप इतने आर्टिकल लिखे, एक बार देखिए क्या किसी याद हो और आराम से पूछ देखिएगा। ग्राम सभा ए, बी क्या हो गया, बी गठन, जब ग्राम सभा आया तो क्या होगा, गठन होगा, जब गठन हुआ तो क्या होगा, संरचना तो अपने आप बनेगी, और संरचना बनी तो रिजर्वेशन होगा ही होगा। अब रिजर्वेशन तो याद ही रहेगा। अब आइए रिजर्वेशन के बाद जब सब फिक्स हो गया तो क्या होगी, उसकी अवधि निर्धारित रहेगी। अवधि जब हो गई तब ये तो कोई मतलब नहीं। फिर जी का मतलब पावर में लगता है, ठीक है, शक्तियां में, और एच का मतलब टैक्स में लगेगा, ठीक है, किसमें लगेगा, पंचायतों का कर। अब फिर आई क्या हो जाएगा, वित्त, और ये छोड़ दिए, अब कौन आएगा फिर के, क्या के मतलब जानते हो कि निर्वाचन आयोग जो इनका चुनाव कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की बात है। हाँ अब बताइए, वो रिलैक्स है नहीं, सब परीक्षा नहीं होती, सब परीक्षा होता है ऑडिट, ऑडिट होता है मतलब चेक होना, जैसे हमारे कितना पैसा आया, कितना आपने उसमें लगाया, होता है सब परीक्षा ऑडिट होता है, हर एक विभाग का ऑडिट होता है बच्चों, ठीक है। एक आपका जो है ऑडिट विभाग अलग बनाया, सभी विभागों क्या करता है, कितनी योजनाएं आई, कितना उसमें खर्च हुआ, क्या हुआ, उसकी क्या करते हैं, जांच करता है। जिले में भी आपका सीतापुर में भी है ऑडिट कार्यालय, सब जगह होता है, सभी विभागों की जांच कहाँ होने जाती है। और मान लीजिए जांच होगी, मौका लगेगा 2024 चल रहा है, 2012 की क्या क्या 2012 का ऑडिट करेंगे, और जितनी भी 2012 में योजनाएं आई हैं उनका क्या होगा, उस समय का ऑडिट। मान रिटायर हो गए, मान क्या होगा, जिसकी नौकरी रिटायर हो गया तब भी उसको क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, ससम्मान, जो उसने घोटाला किया होगा तो ससम्मान उसको जेल भी। यदि आप सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी घपले में रहते हैं तो भी आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाता है। खासकर देखिए पंचायत व्यवस्था में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो इसमें ऑडिट खासकर किसका होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी का, इन लोगों का क्या होता है, ऑडिट होता है। क्योंकि इनके जो खाते में जो वहां पे पैसा जाता है तो प्रधान और किसके खाते में आता है, दोनों का ज्वाइंट खाता होता है, ज्यादा सरकार में दोनों का ज्वाइंट खाता होता है। तो जब कोई बात आएगी तो आपको याद किया जाएगा, भले आपने 2013 में कराया हो उस पंचायत में कार्य, और आप किस पंचायत में चले गए, दूसरे पंचायत में, लेकिन जब उस पंचायत का पिटारा खोला जाएगा तब आपको उस समय याद किया जाएगा, क्योंकि आपके ही साइन से सब उस समय क्या है। अब ये कहो अब तो हम वहां नहीं है, अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, ये कोई बात नहीं मानी जाती, ठीक है। तो तभी नौकरी कहा जाता है कि नौकरी वो सिस्टम से करनी चाहिए, और इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए था, ये सब जो है घोटाला घपला सैलरी सरकार देती ही है आपको। हाँ आइए अब देखो ध्यान से, एक बार कायदे देखिएगा फिर आगे बढ़े। ए क्या था बच्चों, ग्राम सभा, बी क्या था, गठन, सी क्या था, संरचना, डी क्या था, आरक्षण, ई हो गया अवधि। अब ई के बाद एफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ई एफ जी, जी किसमें लगा, शक्तियां पंचायतों की, एच जानते हो टैक्स जो है कर हो गया, और फिर आई वित्त आयोग हो गया, किसके लिए, ठीक है, आई हो गया। फिर के क्या हो गया, निर्वाचन आयोग, मतलब बात की गई है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसका चुनाव 5 वर्ष में कराया जाएगा, पंचायतों का। बढ़िया के चलिए ये बच्चे याद रखिएगा, रिकॉर्ड रहा है पंचायत से एक क्वेश्चन क्या आता है, आपको विश्वास ना हो बात तो प्रीवियस ईयर लगा के देखिएगा, कम से कम एक आएगा, वरना 2 या 3 तक पूछ लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये तीसरा स्तंभ पढ़ रहे हो, तीसरा क्या है, ये सरकार है। जैसे आप नगर न्यायपालिका आता ही आता है, क्यों आता है, अभी जैसे आप 3 भाग पढ़ते हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और तो एक बार कौन बचता है आपका, खुद सोचो, न्यायपालिका के बिना संविधान क्या है, अधूरा है। और सरकार पंचायत के आधार पर सरकार क्या है, अब मान लिया उत्तर प्रदेश में है 77% क्या आबादी ग्रामीण तो है, और ग्रामीण का रेगुलेशन सरकार कैसी है, कौन सी, स्थानीय सरकार है, तो आपका बनता ही क्वेश्चन इसीलिए। आयोग वाला क्या है, ये यहाँ पे देखिएगा, शक्तियां हो गया, ये सब हो गया,
अब क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन हो गया। अब आइए हम लोग कहाँ देखते हैं, विद्यमान ये सब हो गया। नगर पालिका है, नगर पालिका में देखिए क्या है, नगर पालिका ध्यान दीजिएगा, देखिए 243। अब देखो पहली बार पंचायतों का कहां से कहां तक हमें बता दीजिए। पंचायतों का पार्ट 9 में था, किससे किससे कहां से था, आर्टिकल 243 कहां तक है, ओ तक बच्चों, कहां तक है, ओ तक। फिर आ जाइए नगर, फिर देखिएगा अब देखो ये कहां शुरू हो रहा है, पार्ट 9A, पार्ट 9A ये किसमें दिया है, नगर निकाय, नगर निकाय, नगर निकाय किसमें है, कौन सा संविधान से हुआ है बच्चा, 74वां संविधान से। कौन है, CA, कब, 1992, ठीक है, ये 74वां संविधान संशोधन 1992, क्लियर। हाँ अब आइए देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या 74वां संविधान संशोधन 1992 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 9 का बी है। इसमें आर्टिकल्स कहां से कहां तक है, 243 पी से, ओ के बाद पी आता है, कहां तक है, जेड। अब देखो सारे नहीं याद करने थे, अब तुमको वहां सारे नहीं याद करने थे, क्या याद किए थे तुमने, ए बी सी डी ई जी एच आई के, इतने दिमाग में देखो तुम जब बोल रहे होगे ए बी सी डी मन में आपके चलने लगा होगा, ए मतलब ये, बी मतलब ये, सी ये चल नहीं रहा तो आप थोड़ा सही से आप पढ़ नहीं रहे। जब मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी ई तो हमारे दिमाग में चल रहा है, ये कौन कौन से आते जा रहे हैं। देखो आप कभी पढ़ो, ये नहीं है पढ़ने का रिकॉल बार बार किया करो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट आता है बार बार, तो ये नहीं जो रिपीट आ रहा है छोड़ दो, उसको फिर करो, क्योंकि पता क्या जो दोबारा आ रहा है वही लास्ट में तुम्हारे क्या रहेगा, जो दोबारा नहीं आ रहा है समझो वो लास्ट में तुम्हारे हट जाएगा। चलिए आइए ये यहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, इसको चेंज कर लिया यहाँ से, P एलिमेंट O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। तो यार ZA वगैरह लिखना चाहो, ZA और ZB, ZA इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये कहा जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराएगा, ये इनमें आर्टिकल में बात की है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो तो पहले तो परिभाषा है नगर पालिका, ठीक है। अब देखो जब पंचायत पढ़ रहे थे थोड़ा एक चीज और ध्यान दें, पंचायत में कौन सा स्तर था, जल्दी बताइए, ग्राम पंचायत मतलब सबसे ग्राम स्तर, तो उसके ऊपर क्या था, खंड पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीसरा पे क्या था, जिला पंचायत। जब एक क्वेश्चन आंसर कर रहे थे कितना इसमें बार बार आ रहा था सदस्य, ये उधर उधर सदस्य बना रहा था। अब आइए ग्राम पंचायत था तो उसमें एक होता है सचिव, मतलब केंद्र एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, एक सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो कौन होता है, सचिव होता है, और जनता का प्रतिनिधि गांव में कौन होता है, प्रधान होता है। देखो कैसा सिस्टम बनाया गया है, कितना मतलब सोच समझ कितना जबरदस्त बनाया गया है। एक सरकार का प्रतिनिधि, एक कहां का है, जनता का। अब आइए खंड स्तर पे आ जाइए, ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख किसका प्रतिनिधि है, जनता का, भले प्रत्यक्ष रूप से हो, बीडीसी बनाते हैं उसे, कौन बनाता है, बीडीसी। लेकिन उधर खंड विकास अधिकारी वो सरकार का प्रतिनिधि हो रहा है, वो सरकार के लिए जवाबदेही है, उसके लिए सारी योजनाओं को पढ़ना और करना, सब इंप्लीमेंट कराना। फिर तीसरा कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत पर कौन है, जिला पंचायत अध्यक्ष। और उसके बाद दूसरा कौन है, ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, और फिर दूसरा भी कौन होता है वहां पे, डीएम हो गया, कौन हो गया वहां पे, डीएम। अब आइए आप लोग उधर आ जाइए किस पे, नगर पालिका में। नगर पालिका में 3 स्तर कौन है आपका, सबसे पहला कौन होता है, नगर पंचायत, मान लीजिए खैराबाद है, मोहाली है, क्या है, नगर पंचायत है। फिर इसके ऊपर नगर पालिका, मान लीजिए आपका सीतापुर है, बड़ा क्षेत्र है, तो क्या हो गया, नगर पालिका। फिर इसके ऊपर लखनऊ चले गए, नगर निगम। इतने यूपी में कितने नगर निगम है, 17। एक बार 17 भी नगर निगम की लिस्ट क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पता तुमको चीज आसान लगती 17 नगर निगम, जब आएगा इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है तब कर नहीं पाओगे, तब तुमको सारे नगर निगम चमकने लगेंगे। अगर मेरठ जानोगे नगर निगम में है कि नहीं है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, गाजियाबाद है कि नहीं है, हाँ गाजियाबाद क्वेश्चन आएगा दिमाग में रहता है, ठीक है। अब आइए, अब लखनऊ छावनी बोर्ड भी है और नगर निगम भी है। अब आइए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, 18 मंडल है यूपी में, तो आपको 18 मंडल जानकारी भले रटो नहीं लाइन से, लेकिन एक बार क्या करें आपके सामने गुजारे हो, तो कभी कभी कहता है इनमें से कौन सा मंडल, और ये आ चुका है पीसीएस का क्वेश्चन, इनमें से कौन मंडल नहीं है। यहाँ तक कि पूछ चुका है खंड पंचायत कितनी उत्तर प्रदेश में है,
कितनी खंड पंचायत है जान लो। मतलब दो देखो जो कुछ मैं बता रहा हूँ 2011 की जनगणना का अथेंटिक क्या बनाया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं पंचायत की बात आ रही थी फैक्ट नहीं कितनी पंचायत 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत हम कर देंगे ग्राम स्तर पर क्या होगी पंचायत। तो उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है 59,000 पंचायतें लगभग 59,000 कुछ है और 59,000 पंचायतें कितनी है गांव नहीं में कराओ क्या पंचायत आपसे अथेंटिक चीज पूछता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है खंड पंचायत या कह दीजिए खंड स्तर ठीक है। ब्लॉक स्तर कितने ब्लॉक हैं 825 ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और फिर इसके ऊपर जिला पंचायत 75 जिला कितनी पंचायत जिला पंचायत 75 और आपके जिला कितने 75 मंडल कितने 18 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ठीक है। फिर आइए अब यहाँ पर आपको बताना होगा अपना इसको भी दिमाग में रख लीजिए कितना क्या है। पहले देखिए पी का मतलब है क्यू नगर पालिका का क्या है नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन में क्या क्यू याद रखिएगा क्यू क्या है नगर पालिकाओं का गठन। अभी फिर दिमाग में लगाऊंगा आपको याद रखना होगा आर आर यार के स्ट्रक्चर नहीं होता स्ट्रक्चर चर में क्या आर आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर मतलब संरचना मुझे याद आएगा। क्यू क्यू मतलब गठन ठीक है और आर मतलब स्ट्रक्चर। अब चाहिए एस वार्ड समितियों आदि का गठन एवं संरचना। अब वार्ड समिति का देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है किसमें नगर पालिकाओं गठन की बात की गई किसमें की गई क्यू में किसमें की गई क्यू में। और नगर पालिकाओं की संरचना की बात किसमें की गई वही नगर पालिका संरचना में नगर पंचायत फिर नगर पालिका फिर नगर निगम ठीक है। फिर आइए बच्चों अब इसमें भी महिलाओं ये बहुत इंपॉर्टेंट है 243 का टी 243 का टी क्या है रिजर्वेशन किसको महिलाओं ठीक है। अब ऐसे कोई याद रखो टी कैसे याद रखोगे टी के लिए कोई बता दो कोई महिलाओं सम्मानित टी वाला हो सकता है महिलाओं टी बहुत पसंद है कुछ दिमाग ऐसा रखो कि वहां पर कुछ आ जाए सब मजाक ही कर रहे थे कि महिलाओं को टी बहुत पसंद है टी का मतलब क्या है महिला। ये लाइनें याद यही रहती है एग्जाम हॉल में दुनिया भर की चीजों बहुत दिमाग लगाते हैं वहां चीजें इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है चीजें तो कुछ याद आना चाहिए कैसे भी। हाँ ऐसा नहीं सभी को पसंद है किसी को कॉफी पसंद होगी किसी को जो है कुछ भी पसंद होगा हॉर्लिक्स पसंद होगी कॉम्प्लेन पसंद होगा ठीक है। वो क्वेश्चन नहीं आता मैं रीजनिंग में किसी सेट वगैरह में इतने लोग कॉफी पसंद करते हैं इतने लोग चाय पसंद करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं ठीक है। चलिए क्या हाँ नहीं इसमें भी हाँ एससी एसटी को मिलेगा लेकिन इसमें विशेष ध्यान किसके रखा गया महिलाओं। देखो मिल ओबीसी को भी सकता है नगर पालिका में लेकिन वो राज्य सरकार पे क्या होता है डिपेंड होता है समझ पाए कि नहीं। मिल उसको भी सकता है ओबीसी को रिजर्वेशन लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है एससी एसटी और कौन महिलाएं क्लियर है। हाँ आइए फिर आइए यू नगर पालिकाओं की अवधि। अब यू का मतलब क्या नगर पालिकाओं की अवधि दिमाग रखिएगा ठीक। अब टेन्योर बोलते हो टेन्योर में एन टी ई एन यू आर ई होता है कुछ याद करने के लिए बना सकते हो टेन्योर मतलब अवधि होता है तो याद रखिएगा। अब आइए टी में स्थान महिलाओं का जो स्थानों का आरक्षण हो गया अब ये क्या हो गया यू। अब बी ये कोई इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां डब्ल्यू पहले नहीं होता था फाइटर वाइटर डब्ल्यू कुछ होता था ये डब्ल्यू समझ लीजिए कुछ मान लीजिए रेसलिंग होता है रेसलिंग मतलब शक्ति कुछ याद रख लीजिए डब्ल्यू ठीक है। फिर ये जो क्या है एक्स नगर पालिकाओं द्वारा टैक्स नहीं होता टैक्स में क्या होता है एक्स ही होता है ठीक है। तो नगर पालिकाओं द्वारा कर की बात आ रही वाई वाई याद रखिएगा क्या है इसमें वित्त आयोग किसके लिए वित्त आयोग की बात हो रही है जो नगर मतलब जो राज्य आयोग जो होगा राज्य वित्त आयोग पैसा जो देगा किसको देगा नगर पालिकाओं में वो बात हो रही है किसमें 243 के वाई वाई और आई नहीं मिल रहा है वाई बोलो और क्या बोलो आई आई किसके लिए है किसके लिए जो है पंचायत के लिए वित्त आयोग की बात हो रही थी और यहाँ पर वित्त आयोग किसकी बात हो रही है राज्य वित्त आयोग ही लेकिन जब उनको पैसा की बात आ रही है आवंटन की तो इसमें किस आर्टिकल के आई इनकी बात किसमें बच्चों वाई क्लियर समझ पा रहे हो नहीं। फिर आइए बच्चों अगला जेड। अब देखो जेड में कोई मतलब नहीं है आप याद रख सब ऑडिट है ठीक है याद रखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन है नगर पालिकाओं का निर्वाचन ठीक है जो इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। अब आइए एक और नीचे बचा है जेड डी बहुत इंपॉर्टेंट है नियोजन समिति वाला वो कर लीजिए बस इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट एक बार दिमाग लगाइए फटाफट। हाँ 243 में जल्दी दिमाग लगाइएगा क्यों क्या हो गया नगर पालिकाओं का गठन क्यों मतलब
गठन। क्यों, फिर क्या था, आर, आर जैसे स्ट्रक्चर, क्या हो गया, आर स्ट्रक्चर हो गया। फिर बच्चों बताइए जल्दी से फटाफट, देखो एल जो है पी क्यू आर एस टी, टी क्या था, आरक्षण, महिलाओं के लिए विशेषकर जो आरक्षण की नगर पालिका में बात की जा रही, तो किसमें टी में। तो फिर आइए अगला क्या बच रहा था, यू, यू एक आया था, एस टी यू, यू अवधि, अवधि हो गया। फिर बताइए यू हो गया। फिर इसमें दिमाग लगाइए, वाई मतलब आई, वाई व्यक्ति की बात हो रही है। और फिर अब वाई की बात कौन आता है बच्चों, आपकी जेड ए, जेड ए क्या है, निर्वाचन, मतलब जो नगर पालिकाओं का चुनाव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है, जेड ए। उसने लिखा है स्पष्ट नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात, और तुम लगाए दे रहे हो कौन सा आर्टिकल, 243 का के लगा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, जेड ए। अभी नगर पालिका चुनाव हुआ था, सब चीजें याद रखो, उसको करेक्ट किया करो। कोई चीज पॉलिटिक्स की हो उसको किससे कर, देखो पॉलिटिक्स नजर से, पॉलिटिक्स मत आप पढ़ो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको कुछ चीज वाले कोई पेश विधेयक पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो अपनी जगह पे उनका है। सरकार और अपोजिशन को पार्टी का चीज वो मतलब वो नेताओं का कार्य है, लेकिन आप उसको कनेक्ट किससे कीजिए, ये आखिर मुद्दा क्या है, किस आर्टिकल से जुड़ा है, क्या संविधान में इसके लिए क्या किया गया है, प्रावधान है, समझिए कितनी होती है। फिर आइए, हाँ आगे तुम्हारा पूरा हो गया, एक बचा है आपका, क्या है फटाक से, एक देखिएगा, जिला योजना के लिए समिति, याद रखिएगा कौन सा, डी याद रखोगे नहीं, जेड डी, जेड डी क्या है, जिला योजना के लिए बच्चों समिति, याद रखो, जेड डी क्या है, जिला योजना के लिए, हो गया। हाँ ग्राम पंचायत में सब कुछ विशेष है, हाँ जिला योजना समिति यही बनती है, शहर की बनती है ये, शहर में जिला योजना समिति, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जेड ए। देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, मैं ज्यादा प्रयास करता हूँ, पता कौन से पूछे गए, जेड डी मुझे बहुत बार मिला है, जब आप खुद सॉल्व कीजिएगा जान जाओगे मैं बता क्या रहा हूँ। एक आपको मुझे कौन सा मिला आर्टिकल देखने को, जेड डी मिला है, कौन मिला है, और एक आई और के मिला है, 4-5 आर्टिकल बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन पता चला टी भी पूछ ले, पता यू भी पूछ ले। अब आइए भी आपका नगर निकाय भी क्या हो गया, खत्म। अब नगर निकाय में बेसिक से जानते ही होंगे, जो है कहाँ पे कौन बनता है बता ही चुके थे। आपका नगर पंचायत में कौन होता है, अध्यक्ष बनता है, किसका चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा। फिर नगर पालिका में कौन होता है, अध्यक्ष होता है, किसका चुनाव होता है, जनता द्वारा। फिर कौन होता है आपका मेयर, नगर जो है महा जो है आपका वहां जो आपका कौन नगर निगम मेयर होता है, उसका चुनाव होता है जनता द्वारा। जो है महानगर का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, महा मानी हाँ मेयर को महापौर भी कह सकते हैं, ऐसे शब्द लोगे चाह के जो है कंफ्यूजन कर दो, ठीक है। चलिए जो क्लियर, अब मुझे एक बार बता दे फिर हम आगे बढ़े पंचायत का। देखो केवल आर्टिकल लिखना नहीं है और देखना नहीं पीडीएफ में, जब तक तुम एक बार मन में क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम अब सोचो कि डायरेक्ट जो एग्जाम में आ जाए तुम कर पाएंगे नहीं, तब भी नहीं कर पाओ पढ़ने के बाद तो बेकार ही है। हाँ अब बताइए प्राक एक बात बता दे जल्दी जल्दी से भाई, सब भूल गए तो कुछ नहीं पता मान लीजिए, अब दोबारा फ्रेश माइंड से रिकॉल करो। 243 का क्या था, पी, परिभाषा कोई मतलब नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, परिभाषा कोई मतलब नहीं, क्यू से मतलब है, क्यू का मतलब नगर पालिकाओं का गठन, आर का मतलब स्ट्रक्चर, क्या मतलब स्ट्रक्चर, फिर टी का मतलब महिलाओं का रिजर्वेशन या आरक्षण की बात है, ठीक है, टी हो गया। फिर टी के बाद यू हो गया, यू का मतलब टेन्योर मतलब अवधि, नगर पालिकाओं की अवधि, ठीक है। फिर आपका ये यू भी हो गया। फिर वाई और आई, वाई का मतलब वित्त आयोग के लिए जो नगर निकाय। फिर क्या है आपका जेड ए, वहां पे क्या था, के था, और के और ए कुछ ऐसे रखो, के का मतलब उधर का के इधर का जेड ए, कौन हो गया बस, और एक और याद रख लो बस, ज्यादा प्रेशर दिमाग में रखो, जेड डी, जेड डी क्या है, जिला नियोजन समिति, ठीक है, जिला नियोजन समिति की बात किसमें हो रही है, जेड डी। अब आइए अगला सहकारी समितियां, देखो इसमें रखा गया है सहकारी समितियों में, पहली बात तो रखिएगा ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कौन से संविधान संशोधन इनको रखा गया है, ठीक है, कौन, अच्छा सहकारिता मंत्रालय इसमें किसके पास है केंद्र में, अमित शाह के पास। नया ये मंत्रालय भी बनाया गया था, पहले मंत्री भी अमित शाह ही बन गया सहकारिता के, ठीक है। हाँ अब आइए ध्यान दीजिएगा, जो आपका 243 क्या है, 243 क्या है आपका जेड का। अच्छा पहले देखिए सहकारिता को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था ये बताइए, 97वां संविधान संशोधन 2011, किस पार्ट में है ये भी याद रखिए, पार्ट 9 का, किस पार्ट में, पार्ट 9 का डी में है, क्लियर। फिर आ जाइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है,
वो बच्चे जेड जी से था, और ये क्या है, कहां तक है, वो कहां तक था, जेड जी से जेड एच तक था कि नहीं। कहां, कौन सा नगर निकाय वाला कहां तक था, जेड जी से, सॉरी वो आपका टी पे खत्म हुआ था, ओ से जेड जी तक था। ये कहां तक है, जेड एच से जेड टी तक है। किस तक है, जीटी रोड याद रहेगा, ठीक है, जानते हो जीटी रोड। हाँ बताइए, ये सब भाई ये देखते रहिएगा। हाँ आर्टिकल क्या है 243 का, जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक, क्लियर। हाँ अब इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, क्लियर बच्चों। अब आइए फटाक से देखिएगा क्या सिस्टम है कि जो 243 जेड एच है और इसमें जेड टी, इसमें ज्यादा नहीं देखना, कुछ चीजें बस देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये ज्यादा चीजें पूछता है किस में जोड़ा गया, कौन संविधान संशोधन किस पार्ट में है, और इसके लिए एक और जगह प्रावधान किया गया, कहां पे किया गया, ये कौन सा आर्टिकल, सहकारिता संबंधित और जगह प्रावधान किया गया, कौन सा था, डीपीएसपी में कौन जोड़ा गया था, 43 का हाँ। देखो सहकारिता खासकर होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट को थोड़ा क्या करते हैं, एक पास ला जाता है, कि मतलब जो है दोनों सेक्टर को एक साथ ला के कॉर्पोरेट कल्चर बना के क्या किया जाए, मतलब सहयोग से बना के विकास कार्य किया जाए। देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक वगैरह भी होती है, सहकारी बैंक। अब देखो इसकी परिभाषा, बोर्ड के सदस्यों पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यालय, बच्चे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, संख्या पे पूछा आता है। कौन सा है, जेड। अब देखो यहाँ हमने रखा है एच, एच आपका ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब लिखा हो, आगे लिखा होगा, इतना पढ़ना नहीं है, मेन देख लो केवल। आपका याद रखेगा जो ये कौन सा आपका है, ये कौन सा है, जेड आई, याद रखेगा सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या क्या, कार्यकाल, ठीक है, ये बढ़ता घटता रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये बोर्ड के सदस्यों का चुनाव ये कभी पूछा नहीं गया है, ये दिमाग में प्रश्न मत डालिए, बस एक बार ये देख लीजिए किसने कितने तक है, ये पढ़ लीजिए बस, जेड टी में बोर्ड के सदस्य पदाधिकारी की संख्या और क्या उनका है, कार्यकाल है, और कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर आइए, ये आप आपको देखना की जरूरत नहीं, सामान्य बैठा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, अपराध है कोई मतलब नहीं, अभी इतनी चीजें देखिए जो इंपॉर्टेंट है। फिर आइए, ये पूछा ही नहीं गया, अब आइए पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये किस पार्ट में है बच्चों, पार्ट भी बताइए कौन से पार्ट में, पार्ट 10 में, याद रखिएगा, गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक। पार्ट भी 7 याद करके चलो। अब आइए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। देखो कोई भी अनुसूचित क्षेत्र किसी राज्य में घोषित करना होता है तो राज्यपाल जो है सिफारिश करता है किससे, राष्ट्रपति से। घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, कौन फाइनल करेगा, राष्ट्रपति को। ये वही बताया गया है, खासकर ये आर्टिकल चर्चा आती है तो यही बताया गया कि ये अनुसूचित क्षेत्र जब घोषित होता है तो इसके जो कौन करता है, लेकिन राज्य का राज्यपाल क्या लगाता है, सिफारिश लगाता है, ठीक है। 245 का ए, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला स्वशासी राज्य बनाना, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के दोनों की संख्या कोई मतलब नहीं। आपको केवल बच्चे ये याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का शासन, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का ये वर्ड याद रखेगा बस। ये क्वेश्चन आ चुका है, मिलान आएगा, लिख के आएगा 245 और तुमको एडिट लेना किस पे, 244 में। तो कौन है, सूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, क्लियर याद रखियो। कौन सा पार्ट, 10, ठीक है। अब आइए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बच्चे ज्यादातर इसको पढ़ते हैं नहीं, वो चीज पूछी बहुत जाती है। कौन सा है, राज्य संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा शायद, हम ये टॉपिक को नहीं पढ़ाए थे, कोई टीचर और पढ़ाया था, ठीक है। अब अगर इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे, देखो अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है, जो संघ और राज्यों के बीच संबंध के लिए बना था आपका सहकारी, कौन सा, सरकारी आयोग, कौन सरकारी आयोग, उसी के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था, ठीक है। अब यही सब बातें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, देखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात वर्ड क्या है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, किसके बीच है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये बात है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, आर्टिकल 245, ध्यान देना बच्चों सब लोग, आर्टिकल 245 से क्या है, संसद द्वारा
राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है, याद रखेगा, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो है विधियों का विस्तार। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा जा चुका है। समझ, ये आर्टिकल पूछा गया है, वहां दिमाग चलते नहीं। जब ये आर्टिकल आते हैं तो दिमाग ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि बार-बार आर्टिकल आते हैं दिमाग में। जब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, मुझे क्वेश्चन मिला, जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा ये क्वेश्चन। संसद और किसके द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का क्या है, विस्तार। याद रखिएगा। हाँ, जो है क्या है मामला, संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किसमें होगा, 245। एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे विधानमंडल को छोड़ देते हैं, यहाँ पे कौन शामिल है, राज्य को छोड़ देते हैं, बल्कि राज्य भी क्या है यहाँ पे इंक्लूड है। अभी यहाँ पर दोनों की बात हो रही है ना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की। फिर आइए, अच्छा ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, बिल्कुल आता है कभी दिमाग में कोई बात। 11 एक और एक 11, मतलब केंद्र और राज्य मिलके क्या बन गए, 11 बन गए। क्लियर। आइए 246, संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की क्या है, विषय, मतलब कंटेंट क्या, क्या आखिर विधि है। विधियों का विस्तार ऊपर है और विधियां आखिर क्या है, ये बात किसमें है दोस्तों, ये मुझे अभी सुनाओगे बीच में। ठीक है, बहुत कार्य पढ़ते जाइएगा, ये भी मुझे सुनाओगे, कैसे भी सुनाओ, ये पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, याद रखिएगा। उम्मीद रखो एक क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, जब पेपर कठिन बनता है तो इनसे भी फंसता है। आइए अब देखो, कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, संघ और राज्य के बीच क्लैश कब होता है, अंत में किसकी चलती है, संघ की चलती है। देखो क्या होता है, पहली बात तो ये कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया कि नहीं, और इसके लिए क्या बना है आपका, जो है केंद्र और शक्ति का विभाजन इस आधार पे भी किया गया है कि सूचियां बना दी गई। इस आधार पे कौन बनाएगी, संघ सूची बनाई गई, राज्य सूची बनाई गई और समवर्ती सूची बनाई गई। समझते चलिएगा, बात तो क्वेश्चन बहुत अलग से आ जाता है, घुमावदार। अब आइए, ये जो केंद्र राज्य के बीच संबंधों या केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन है, किस देश से लिया गया, थोड़ा सा चारों तरफ लग रही है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची भी कहां से ली गई, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से ली गई, पुरानी चीजें मत भूलिए। ठीक है, फिर आइए, जो नीति आयोग भी बना है, कुछ ना कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। नीति आयोग किसका कॉन्सेप्ट बना है, नीति आयोग का भी कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। मतलब एक साइकिल है, उसके 2 पहिए हैं, 2 पहियों में दोनों पहियों का चलना जरूरी है, तभी साइकिल क्या होगी, आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक पीछा पहिया ये राज्य है, तो आगे का पहिया कौन है, केंद्र है। तो दोनों पहियों की आवश्यकता है, और दोनों के तालमेल बिठाने कार्य कौन करेगा, नीति आयोग। या बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए बनाई गई, क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, आपका अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया। ठीक है, अब आइए, क्या मैं बता रहा हूँ, कानून का मैटर क्या है। जैसे समवर्ती सूची पे कानून है, उसमें ऐसा विषय आया, जैसे मान लीजिए वन है, वन समवर्ती का है, उस पर राज्य ने भी बनाया कानून, और किसने बनाया, केंद्र ने लिया। ये दोनों अपने, जो दोनों देखा जाए, राज्य उस वन वाले कानून को नहीं मान रहा है, अपना उसने अलग कानून बना दिया। ये केंद्र ने वन संबंधी कानून बनाया, लेकिन उसके राज्य ने लागू नहीं किया। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में मतलब वन संबंधित, तो फिर दोनों के कानून की बात आए तो फाइनली कौन एक कानून माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। और ये बात कहां से आई है, केंद्र की पावर राज्य से ज्यादा होती है, कहां से बात आई है, ये किस देश से ली गई, पावर का जो देखा गया, केंद्र के पास शक्ति राज्य की सबसे ज्यादा है, कनाडा से। मुझे कहां देखी गई चीज, कनाडा से समझते चलिए इसी को। अब आइए, ये तो समवर्ती में तो समझ गए, दोनों के बीच बात तो फाइनल किसकी बनी है, केंद्र की। लेकिन अब आ रहा है एक और मुद्दा, कोई ऐसा विषय होगा जो राज्य सूची का है, लेकिन उस पर भी कार्य कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। किस मुद्दे पर ऐसा हो सकता है, बताइए। मैं समझ पा रहा हूँ बात को। देखो पहली बात तो ये है कि राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है, राज्य बनाती है। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, संघ बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, बात खत्म है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा महत्व का जो है, ऐसा कौन सा मुद्दा होता है जिस पर जो है संसद राज्य सूची के मुद्दे पर कानून बना सकती है, राष्ट्रहित का मुद्दा। हाँ, कोई यदि कैसा मुद्दा है, कोई मतलब भले वो स्टेट का विषय है, लेकिन वो महत्व क्या रखता है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उस पर जो है कानून कौन बना सकता है, संसद। और भी संसद में स्टार्टिंग उस कानून पे कौन कर सकता है बनाने की, इस संसद में कौन स्टार्टिंग कर सकता है, राज्यसभा। याद रखिए बच्चों, ये राज्यसभा, यही तो राज्यसभा की पावर है। वैसे राज्यसभा की इतनी कोई पावर ही नहीं दी गई जाता है, राज्यसभा की पावर किसमें दी गई है, कौन सा आर्टिकल भूल जाते हैं तुम लोग, ये इसमें भी आएगा। ये देखो, ये
राज्य सूची के विषय जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही आया है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधान बनाने की संसद की शक्ति आया है। और इसमें भी किसको स्पेशल संसद की शक्ति दी गई है? राज्य सभा। मतलब कोई भी कानून तब बनना स्टार्ट होगा बच्चों, तब स्टार्ट होगा बनना क्या होगा, जब राज्यसभा उसको पहले प्रस्ताव को पास करेगी। नहीं समझे? ये नहीं लोकसभा में वो पास हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा वो, और राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 बहुमत से वो क्या होगा, पास होगा। तब वो विषय कहाँ पहुंचेगा, लोकसभा पहुंचेगा। क्लियर? समझ में बात को? समझ पाया कि नहीं? क्लियर? तो ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में जो है, जो ये शक्ति दी गई है किस आर्टिकल के तहत मिली है, तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे राज्यसभा को? 249। हाँ, उसमें भी राज्यसभा का है, उसमें भी बहुत ध्यान रखिएगा। उसमें भी किसको पावर है? यदि 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, यदि माने चौथी कोई अखिल भारतीय सेवा की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी पहला मुद्दा कहाँ उठेगा, जो बात प्रस्ताव रखा जाएगा, और वहां से पास होगा। तब कहाँ पास होगा, समझ रहे? तो ये भी दो पावर स्पेशल है राज्यसभा की। एक कौन है, 312 वाली, और एक कौन सी है, 249। मतलब तुम पुराने आर्टिकल पढ़े हो, कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, अब पढ़ लो तो काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है? जैसे मान लीजिए तुमसे अब लोक सेवा वाला भूल गए, सब 5 हो, लेकिन तो इस समय रिवाइज कर लो, तो लास्ट के समय देखो क्या होता है, शुरुआत बहुत अच्छी लोग करते हैं, और फिर शुरुआत अच्छी होती है, घटती 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 लास्ट तक 0 हो जाती है। फिर बीच में मान लीजिए अप डाउन हुए, कोई बात नहीं, लास्ट फिर क्या कर ले जाओ, बना ले जाओ। तो मामला पीसीएस से प्री निकालना है बच्चे को, मेंस में पहुंचना है, तो लास्ट के 30 दिन में भी सब कुछ किया सकता है। सच बता रहा हूं, जो पढ़ने लड़का है और मान लीजिए नहीं सही से पढ़ पाया है, तो अपने को क्या ना महसूस करे, वही लास्ट में 30 दिन में, 15 दिन में बहुत कुछ बदल जा सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में तुम रेस में नहीं थे, और 15 दिन के बाद तुम रेस में थोड़ा शामिल हुए, और लास्ट के तुम 2 दिन पहले भी रेस में नहीं थे। समझना, लास्ट के 2 दिन में तुम क्या थे, क्योंकि जहां तुमने वर्ष भर की करंट अफेयर खत्म की, वही लास्ट के 2 दिन टर्न ओवर मैच नहीं होता, जब लास्ट का एक ओवर जब होता है, यदि मान 2 ओवर बचे, तो एक ओवर जो स्ट्राइक रेट तुमने कायदे से निकाल दिया वो सिक्सेस लगा के, तो वही, और रात जब तुमने 2 दिन जो पहले ने बर्बाद कर लिए, तो तुम बहुत गड़बड़ कर सकते हो। मतलब लास्ट के 2-3 दिन में 15 से 20 क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, अपने पढ़ा सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट के 2 दिन में कितना पढ़ा सकते हो? तो मेरा मतलब टारगेट तुमने बना लिया, मैगजीन खत्म करने की, करंट अफेयर उसको देख रहे हो, लगा के सामने रख लीजिए, कैसे न कैसे एक एक पेज में जो है अंडरलाइन करके दिमाग में रिकॉल करके मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, जहां हमको सुबह नहाना ना पड़े, बिना नहाए एग्जाम देने जाते। टारगेट बनाइए, चाय पीनी ना पड़े तब भी मैं जाऊंगा, टारगेट रखो। और सोचो मान लीजिए रात में 1 बजे जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर एग्जाम से पहले मेरा आप कहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं जगने की है, तो आपका दिमाग क्या होगा, बहुत लोग होते हैं रात भर जग के भी चले जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका दिमाग वो उतना अलग तरीके का होता है। सोना चाहिए जरूर एग्जाम से पहले। तो मैं बता रहा हूँ, आप अभी तक रेस में ऐसा कोई नहीं है माने कि नहीं है। पीवाईक्यूज पे पकड़ बनाइए, टॉपिक वाइज चलिए, प्लस करंट अफेयर तुमको टारगेट बना, 2-3 मैगजीन तो खत्म करके जाना ही जाना, वो भी ऐसे नहीं खत्म करके, जिस तरह हमें करंट पढ़ाया उन्होंने, अंडरलाइन करता हूँ, फिर रिकॉल करता हूँ, फिर दोबारा चौथा पन्ना पढ़ा, फिर पहला पन्ना खोल दिया, नहीं समझे? इस तरीके से ये नहीं है, पढ़ते जा रहे हैं, 20 पन्ने पर तुरंत याद के तीसरे पन्ने में क्या क्या चीजें, फिर देखने लगे, फिर 21वां पन्ना देखा, फिर छठा पन्ना देख रहे हैं, नहीं समझे? अभी जब मैगजीन खत्म हो, तो इसका मतलब ऐसे से मैगजीन हिलाओगे तो कुछ भी यहाँ से क्या कर लो, पूछ लो, जाओ। अब हमें, और 2 दिन पहले तो कुछ नहीं पता था, जीआई टैग कुछ भी नहीं पता था, और जो तुम 2 दिन बाद तुम कैसे तैयार खड़े हो, आप पूछो ये कौन मोदी जी ने वो गवर्नमेंट स्कीम चला दी, वो ट्रेन वहां उड़ने लगी फट, तो सब तुम जान गए। और वरना एक दिन पहले तुमसे बोला ये करंट अफेयर पढ़े ही नहीं, ये क्या करेंगे जाके एग्जाम में, सब तुमने लास्ट में बता दिया। लेकिन लास्ट में बदलने का प्रेशर और क्षमता भी होनी चाहिए। अभी मतलब आपके पर्याप्त टाइम है, कहने को ये है मोटिवेशन यहाँ पे ये है कि अभी तो 2 दिन नहीं, आपके पास कितने दिन है, मतलब भर के दिन, ठीक है, बहुत दिन है 250। अब किसी से कहते 15 दिन में पीछे से तो कहीं मजाक कर रहे हैं, हम तो कैमरे पे कह रहे हैं, बात मजाक नहीं कर रहे हैं, अंदर क्षमता हो तो कर सकते हो, ठीक है। हार ना मानने की एक कला भी होती है, हार हमें नहीं मानना। जो पहले से सरेंडर कर दिए हैं, 1 साल भी सरेंडर कर देते हैं, सोचने लगे 10 लाख फार्म पड़े, हम ही 5000 में आएंगे क्या, हमने ऐसा क्या है, ये सब जो विधि विधान मत सोचो वहां पे, केवल क्या करो, बस किताब हिलाओ बाद में, ये मैंने क्या कर दी खत्म, वो अपना भगवान जानेगा, तुम कर्म किए ना यहाँ पे, कर्म करके पहुंचो कुछ, तब देखा जाएगा तुमने कर्म तो किए। आइए 245 क्या होगा, संसद 246 क्या होगा बच्चों,
संसद की जो बना रहा है कानून विषय वस्तु 47 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और उपबंध करने की संसद की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और उपबंध करने की क्या है यहाँ पे संसद की शक्ति है। फिर बच्चों अगला अवशिष्ट विधायी शक्तियां, देखो ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये केंद्र सरकार के पास रहती है, बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती है, ऊर्जा है, मान लीजिए परमाणु बम वगैरह है, ऐसी जो कुछ उनको कंट्रोल में रखने की शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रहती है। किसके पास हमेशा रहती है? ये सूची में नहीं आती है, ये चौथी अलग है ये शक्तियां। ये बच्चे न राष्ट्र सूची में आएगी, न संघ सूची में आएगी, न संवर्ती में। ये अलग से अवशिष्ट शक्तियां रखी हुई किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आइए 248 संसद के पास से समझिए अवशिष्ट शक्तियां के हिसाब से बढ़ा के। अब आइए आपको 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी याद रखेगा। 250 में अब देखो इतने आर्टिकल तुमने दिमाग में रखा। 245 संसद और विधानमंडल राज्य के विधानमंडल द्वारा जो कानून या विधि का विस्तार है इसमें, और फिर विधि की विषय वस्तु किसमें? 46 में। 47 में क्या है? अतिरिक्त न्यायालय बनाया जाता है संसद द्वारा। 48 में क्या बच्चों? किसमें? अवशिष्ट शक्तियां। 49 बच्चों क्या है? राज्य जो कोई भी राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय हित का है तो ये संसद की जो उस पर कानून बनाने की शक्ति है। ये सब किसमें? फिर 50 आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। बहुत जबरदस्त आर्टिकल आ रहे हैं, बहुत अच्छे समझने वाले। जब आपातकाल शुरू हो रहा है तो उस समय मान लीजिए आपातकाल लगा है तो राज्य में क्या स्थिति होगी? मान लीजिए राष्ट्र शासन लगा है, राज्य में आपातकाल लग गया। क्या लगा? राज्य में आपातकाल। तो उस समय क्या होता है? राज्यपाल वहां कंट्रोल करता है राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पे। सरकार वहां पे क्या होती है? भंग करती है। विधानसभा नहीं बनती, सरकार क्या होती है? उसका मतलब कोई नहीं रहता। तो उस समय कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा कानून? तो ये बात कहाँ दी है? समझ रहे हैं? मतलब आपातकाल के समय या लागू होने के समय राज्य सूची के किसी मुद्दे पर कानून कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब राज्य सूची पर दो बार कानून बन रहा है, एक तो राष्ट्रीय हित का महत्व का मुद्दा हो और दूसरा कौन सा मुद्दा हो? जब आपातकाल। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लॉजिक घुमावदार क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, पता सिविल एग्जाम में सेंटेंस बना बना के बहुत पूछता है और आपको तभी इस पे क्लियर होता है जब आपने कायदे से उसको क्या किया होगा। अब वर्ड इधर का उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि राज्य सूची का मुद्दा है उस पर संसद कानून बना सकती है तो उनको दो वर्ड जरूर पता होना चाहिए, एक आपातकाल के समय और एक किस समय? राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो। बस इतना पता हो, भले वर्ड ना बोल पाओ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला 51 249 250 के अंतर्गत बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगत। ठीक है, बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में संगत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अब आइए 252 पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या मतलब ये नहीं है, मतलब एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का ही पढ़ना है। अब ये भूल नहीं सकते हो तो नहीं सकते हो, भूल रहे तो रिस्क में जा रहे हो। ये अवशिष्ट शक्तियां नहीं भूल सकते, ये नहीं दो भूल सकते हो। 45 और 46। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए, आए तो दिमाग में लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट ये भी था। अब 252 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। दो या दो से अधिक राज्यों की उनकी सहमत से विधि बनाने की संसद की सहमति और ऐसी किसी अन्य जो है ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा क्या किया जाना। मतलब दो या दो से अधिक राज्य कोई सलाह दे रहे हैं कि हमारे वहां कोई कानून बना दिए, संसद क्या कर सकती है? उस समय भी राज्य सूची पर क्या बना सकती है? संसद कानून बना सकती है और वो राज्य तो लागू करेंगे, अन्य राज्य भी क्या कर सकते हैं? उसको अपना सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। ठीक है, आइए जो अगला। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आया है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। वहां पर ये नहीं अंतरराष्ट्रीय आ गया, आर्टिकल कौन लगा दिए हो? 51 दिमाग में जो क्या आता है विदेश नीति वाला, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। क्लियर? बड़े बच्चों याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय करार हो मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता होते हैं तो उनको जो प्रभावी करने के लिए विधान रखा गया है। खासकर राज्यों में भी कोई अंतरराष्ट्रीय करार होगा जो उसको प्रभावी करने के लिए वो कानून वगैरह है, सब किसमें है? ये 253 आ चुका है कई बार आर्टिकल, जब प्रीवियस ईयर लगाओ 253 में मिला है। जो मिले हैं मैं उन पे अंडरलाइन डबल वाले कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? देखो अध्यापक का में यही कार्य होता है, पढ़ना तो आपको है ही है,
लेकिन अध्यापक में क्या करता है कि मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन में चीजें बार बार आ रही हैं तो उनको प्रयास करता है कि बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो उसको थोड़ा सा अनुभव नहीं होगा, उसको क्या करो, डबल करो। कोई भी सिविल जो एस्पिरेंट होता है, बहुत जगह देखा होगा, बहुत सर होते हैं, तो उन्होंने उस क्षेत्र में दिया, मान ली मेंस पहुंचे, इंटरव्यू दिया, मान ली नहीं हुए, सपोज दैट, या फिर उन्होंने उस लाइन को छोड़ दिया, लेकिन उनके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अभी हमारा ही जो है, जो मित्र है, मेंस लिख रहा है, तो वो भी तुरंत जैसे निकला उसका, तुरंत सर के पास गया, और सर को बहुत रिस्पेक्ट करता है, वैसा नहीं है, तभी तो आगे तुम पढ़ पाओगे। तुम एक सर की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो आगे क्या तुम सिस्टम चलाओगे, समझ रहे? तो अब वो पहुंचा, तुरंत सर के पास पहुंचा है। अब भले वो सर अब जो भी हो, लेकिन वो एसडीएम बन जाएगा, उनके लिए क्या रहेगा वो, और जब इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए तब भी सर से मिलने तुरंत जाएगा। तुरंत वो बहुत तारीफ भी उनकी कर रहा था, कह रहा था कि जो हम 5-10 क्वेश्चन से पीछे आगे रह रहे थे, उन्होंने हमारे जीवन में वो सपोर्ट कर दिया, कितना बढ़ गए हैं। अभी उस मान लीजिए टीचर क्या कर देता है, आपको पूरा तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, साथ में जहां पर आप थोड़ा सा कम रह रहे हो वो आपको थोड़ा सा आगे क्या कर देता है, उतने में आपका क्या हो गया। अब मेरे पिछले स्टूडेंट्स कुछ थे, मान लीजिए 82-85 तक पहुंचे और कट ऑफ शायद 94-93 गई, मतलब 85 तक मैं, हमने खुद आंसर की उसकी मिलाई है, डॉट डॉट नहीं होता जब चेक करवा हमारा कॉपी, 85 तक पहुंचा स्टूडेंट, हमारे 2 स्टूडेंट, लेकिन उनका कितने तक, और इतनी हंसी लग रही थी, गुस्सा भी आ रही थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस गलत कर दिए, 6-7 क्वेश्चन गलत ना करते तो उनके नंबर भी नहीं कम होते और उसमें क्या जाते, ऐड हो जाते, नहीं समझे, बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट थे, मतलब 85, मतलब वो मेंस लिख रहे थे, तो जो वो मेंस लिखते तो हमको कितना प्राउड क्या होता, फील होता कि जब वो आए थे तब वो क्या थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, और आज वो इतनी जीएस में महारत हासिल किए हुए हैं कि मुझे लग रहा था कि 85-86-50 तो इलाहाबाद पढ़ के जल्दी नहीं कर पाए जो हमारे मित्र हैं, वहां तक पहुंच गए। तो ये केवल ये नहीं होता कहाँ पढ़ रहे कैसे पढ़, चीजें क्या थी उनको, आज भी मैं उनसे पूछता हूँ तुरंत वहां से आंसर आते हैं, और मुझे लग रहा है इस बार भी चांस बना सकते हैं। देखो इन एग्जाम में कोई कसम नहीं खाई जाती, वो होता ही होता है, लेकिन एक वो है उस रेस में शामिल, एज तुम ही लोगों वाली है, कॉमन सी बात निकल जाएंगे, जो लगा रहेगा, यदि 24-25 में लगा है बच्चा कायदे से, तो कॉमन सी बात क्या है, निकल ही जाएगा, क्योंकि वो 24-25 में भी इतनी कम एज में इतनी लड़कियां तैयारी कर रही है वो सब, तो आप भी इतनी कम एज में, अभी से तुम 85-86, एक दिन तुम 100 क्रॉस करके आ ही जाओगे, जान नहीं पाओगे कितने क्वेश्चन सही कराए हो, अब अगर सर 100 हमारे हो गए, 100 है, पता हो जाएगा कि नहीं, तो मैं हो नहीं जाए, कल से क्या शुरू कर दो मैं, तो ये सब होगा, एक दिन जो मेहनत करते रहोगे फल मिलेगा इसका। आइए अब 251 में हो गया, 253 हटाइए, अब आइए अगला बदल है। अच्छा एक बार इसको लिखो, 245, 246, 247 और 248, 249, फिर 253, फिर 250 भी रख सकते, 250 और फिर 200 सीधे 53। जब बोल रहे हो आर्टिकल को दिमाग में चल रहा था कि नहीं, 245 बोला, दिमाग में तुम्हारे तुरंत चलना चाहिए, संसद और राज्य के विधानमंडल, जो विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधि का विस्तार। 46 क्या कहता है, दोनों के द्वारा बनाई गई विधि की क्या है, विषय वस्तु। 47 क्या कहता है, संसद की क्या जो है वो अतिरिक्त जो है न्यायालय बनाने की संसद की क्या है शक्ति यहाँ पे। फिर 48 क्या कहता है, अवशिष्ट शक्तियाँ। 49 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। 250 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य में क्या है, संसद कानून बना सकती है। 253 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय जो भी संधि समझौते होते हैं उनको प्रभावी करने की शक्ति बढ़ाएगी। अब मान लीजिए आप ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो, रिकॉल नहीं कर रहे तो क्या मतलब पढ़ाई का, आपसे कोई मतलब नहीं, बस आप अपनी समझ विद्वान बन रहे हो। अब 254-55 ध्यान देगा, संसद द्वारा बनाई गई विधियों, विधानमंडल बनाई गई विधियों में असंगत कोई मतलब नहीं, सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में सूचनाओं का विरोध करते हैं, कोई मतलब नहीं, उतने आर्टिकल सफिशिएंट हैं। 246, 47, 48, 49, 50 और 253 जो आए थे कहीं ना कहीं परीक्षा में, वो मैंने फिर से एक बार क्या किया, रिकॉर्ड कराए। देखो जब टाइम मिले तो अदर वाले भी खूब याद कर सकते हो, लेकिन पहले उनको पढ़ो जो लगातार पूछा जाता है, जो 20 वर्षों में कभी नहीं पूछा गया है, और 20 वर्षों में 10 वर्षों में लगातार आ चुका था, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, जो कॉमन सी बात दूसरी यही है। एक जो राज्य संघ और राज्य प्रशासनिक संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी देखिए। संघ और राज्य के प्रशासन, राज्यों की और संघ की क्या है बाध्यता, ठीक है, राज्यों की और संघ की बाध्यता, ये भी देखिए कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, कैसे, मतलब कुछ चीजों पर किसका नियंत्रण है, सेंट्रल का नियंत्रण है, ठीक है,
राज्यों पर। बहुत चीजों में इंटर ऐसा नहीं होता है। अब राज्य अलग नहीं हो सकते, अपनी जो है सीमा रेखा बिना संसद से नहीं बना सकते। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो संघ सूची के विषय है, कौन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है? राज्य नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नागरिकता जैसे है, कोई मैटर है नागरिकता का, तो उसमें किसको पावर है? अभी कोई मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु में जाने लगे और तमिलनाडु राज्य आपको रोकने लगे, हिंदी भाषी हैं आप, हम तमिल भाषी हैं, तो ये कैसे रोक सकता है कि भारत की नागरिकता क्या है? एक है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो बात खत्म है, जाए तमिलनाडु में जाए, जहाँ कहाँ जाए आप, असम में जाए। क्लियर? फिर आइए 57 का, ये इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अब देखो इसमें देख लीजिएगा, कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति कोई मतलब नहीं। हाँ, ये देख लो, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अब बस पढ़ लीजिए इनको, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनकी चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के शब्द कोई इतना मतलब नहीं। भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है? 262 बहुत इंपॉर्टेंट, और 200 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हीं को पढ़ने के लिए एक ये पढ़ना था जरूरी, और एक कौन है? 262 263 बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बनते हैं खासकर जल वाला विवाद को निपटाने के लिए। जल विवाद को निपटाने के लिए क्या बनते हैं? ट्रिब्यूनल। देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे साउथ में जाओगे, कर्नाटक है, आपका पुडुचेरी है, और आपका महाराष्ट्र है, इनमें गोदावरी नदी का खासकर विवाद जैसे चलता है। तो गोदावरी विवाद के संबंध में जो ट्रिब्यूनल जो बनता है, तो ट्रिब्यूनल किसमें आर्टिकल में दिया है? 262 में। खासकर कौन आर्टिकल है? 262 इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि संघ और राज्य के बीच संबंध विवाद में जो भी बच्चे आएंगे किसको लगा दें? 63 को। बल्कि 63 नहीं है, कौन है इसके लिए? 62 है, याद रखेगा। हाँ, अब देखिए ये बात लिख लेगा, अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय के लिए जो ट्रिब्यूनल बनता है, न्यायालय। देखो ये शायद जो आपका नदी वाला विवाद होता है, मान लीजिए बेतवा नदी है, बेतवा मध्य प्रदेश और भारत, उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादातर योजना किसमें चलती है? केन और बेतवा में। मतलब खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें जो भी परियोजनाएं चलती हैं किसे चलती हैं? बेतवा और केन। इनके बीच कोई विवाद होता है जल का, तो इसमें कौन विवाद करेगा? इन्हें संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। और जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो स्पेशल ट्रिब्यूनल जो बनता है नदी विवाद दूर करने के किस आर्टिकल के अंतर्गत? 262 के अंतर्गत। क्लियर? फिर देखो 263 में क्या है? अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबद्ध। ये भी याद रखिएगा बच्चों, अंतरराष्ट्रीय परिषद जो ये देखिए, अंतरराज्यीय परिषद, यही बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की जो बात आएगी वो किसमें आएगी? बहुत बार आ चुका आर्टिकल। लेकिन सुनिए क्या होता है, जब केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की बात आती है तो बच्चों का दिमाग क्या चल जाता है? नदी वाला भी विवाद वाला संबंध भी होगा, किसमें होगा? 63 में होगा। लेकिन नदी वाला जो संबंध है वो किसमें है? ये बात समझाने का मतलब। क्लियर? फिर आइए, अब इसी पे बताइए कौन सा आयोग बना था? इसमें बताइए इसी के संबंध में कौन सा आयोग बना था? सरकारी आयोग। ठीक है, और कौन सा वो गठन किया गया था? अंतरराज्यीय परिषद का गठन। क्या किया गया था? अंतरराज्यीय परिषद का। तो क्वेश्चन आता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 263। बढ़िया है। तो इसमें कौन आर्टिकल हमने पढ़ा? ये और कौन? और 63। क्लियर? कम से कम वो आर्टिकल तो पूरे संविधान में पढ़ के जाओ, उनके बारे में जानकारी हो गई है, जो बार-बार क्या किए गए, रिपीट किए गए। ठीक है? हाँ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखते चल रहे हैं, टाइम भी हम लोग पास है। ठीक है, पढ़ते जाएगा। अभी लास्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। देखो आपने क्या पढ़ा? पंचायत पढ़ा, नगर निकाय पढ़ा, और आपने क्या देखा? फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध पढ़ रहे हो, उसमें भी आप कौन पढ़ चुके हो? पहला वाला विधि वाला पढ़ चुके हो, दूसरा वाला प्रशासन वाला पढ़ चुके हो, और तीसरा कौन आपका है? संघ और राज्य के बीच कौन है? वित्तीय संबंध। ठीक है, अभी अलग अलग भी किया जाएगा। क्लियर? बढ़िया है। चलिए, और सब लोग रिलैक्स होने का प्रयास करो, आराम से रिलैक्स माइंड को सब लोग अच्छे से पढ़ो। देखिए टाइम, देखो अच्छा तुम लोग बताओ, टाइम वापस नहीं आता है। यदि आप परेशान हुए तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी स्किल या प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए परेशानी का भी टाइम नहीं होता। यदि आप असफल भी होते हो तो आपको असफलता का भी दुख मनाने का समय, तुरंत सफलता के लिए तैयारी कमर कस लो। अब असफलता के लिए तुमने सप्ताह भर निकाल दिया तो आपका एक सप्ताह किसमें बर्बाद हो गया? फिर आखिर आना उसी पे 245 246 यही 263, इससे बढ़िया फिर शुरू कर दिया जाए। समाज से क्या मतलब है वहां पे? समाज तो आप जिस दिन स्टार बन जाओगे वही समाज आपके फिर पीछे हो जाएगा। उनको कुछ कहना है कर लीजिए, मजाक करनी बना लीजिए, क्या है? आप काहे उनके टाइम देते? जो मजाक तभी बनाएगा जब आप उनको क्या दोगे? अहमियत दोगे, टाइम दोगे। और दोनों चीजें मत दीजिए आप।
आप अपना कार्य कीजिए। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं समाज का, तो कुछ आप उनकी भलाई करिए। अब उनकी बुराई और भलाई में क्या इंटरेस्ट रख रहे हो? मान लीजिए कुछ कि आप भले कभी कभी क्या होता है, आपको मान लीजिए आप उस नंबर से रुके हैं, तो आपके मित्र गणेश समाज में है कोई, वो पता है कि आप ये फिर फंस जाएगा ये भी वहां पे, तो आप इतना कर सकते हो उसको, क्या कीजिए, ये भैया और पढ़ लेना, ये चीज हम अच्छा खाए हैं इसमें। अब ये नहीं मतलब है कि उसके बाद पंचायत बनाओ, ये सब बनाओ, नहीं। आपके पास टाइम स्टूडेंट के पास होता है क्या, आप ये रिलैक्स रहते हैं, वो भी आपके टाइम में ही क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। अभी आप माइंड को क्या कर रहे हैं इस समय, और फिर आप उसी एनर्जी से क्या करोगे, जुटोगे। चलिए, और टारगेट बना के पढ़ाई करो, घड़ी देख के नहीं। क्या बनाओ, टारगेट में घड़ी नहीं देखिए आप लोग, हम 99% देखते हैं सब घड़ी के शौकीन हो, सबको की घड़ी पहले बढ़ती जाए, ठीक है। अब घड़ी याद रख के दो घड़ी में सब। आइए चलिए, क्या है आपका निर्वचन। पहली बात तो क्या है, कोई इच्छा इसका मतलब नहीं। विधि के प्रात, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी बहुत आर्टिकल आए ना, विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन देखिएगा, वो मिलेगा आपको। और यही चीजें आपसे नहीं होगी, वो बार बार आप पढ़ चुके हो, पंचायत वगैरह सब बना ले जाते हो। इसमें जब क्या चीज आती है, इसमें जब क्वेश्चन आता है तो पहले ही पक्का हो जाता है कि अब हमें कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कौन सा आर्टिकल लगा दे। देखो क्या इंपॉर्टेंट 265 विधि के प्राधिकार के बिना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना, मतलब संसद द्वारा जो विधि वगैरह बनती है, विधि के अनुसार ही करों का क्या होता है, आरोपण होता है। विधि के प्राधिकार, विधि के बिना क्या नहीं है, करारोपण नहीं किया सकता। सीधा मतलब याद रखिएगा, विधि के बिना करारोपण नहीं हो सकता। बस याद रखिएगा, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण, मतलब जो भी कर लगाए जाते हैं उसके लिए क्या बनी हुई है, विधि बनी हुई है। और विधि बनाता कौन है, संसद। और राज्य में कुछ करों के लिए विधि कौन बना सकता है, राज्य विधानमंडल। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से याद रखिएगा। आइए, भारत और राज्यों की संचित निधियां लोक लेखा, देख लो कितने इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, विलुप्त नहीं हो रहा। 222 पीसीएस 2022 का पेट्रोल खा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था वहां पे, वहां कंफ्यूजन शुरू हो गया। आकस्मिक निधि आ जाता है कभी कभी, और क्या था, संचित निधि। दोनों की संचित निधि 266 में है, 266 का बंद हो जाता है राज्य की, दोनों की संचित निधि किसमें है, इसी में है। और आकस्मिक निधि लेकिन 267 में चली जाएगी, देखो लिखा है, समझ पाए कि नहीं। ये भी खास बात है कि राज्य और भारत दोनों की संचित निधियां किसमें है, आर्टिकल 266। ये भी बात इंपॉर्टेंट, तभी मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज देखिए, कौन सी, लोक लेखा निधि भी जो है किसमें है, ठीक है, ये भी किसमें है, हाँ ये भी किसमें, 266 266 डबल सी आ रहेगा। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, उस पर नियंत्रण किसका रहता है, किस पे रहता है, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहता है, संसद का। याद रखेगा, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहेगा, संसद का। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है, राष्ट्रपति का। किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। और बच्चों जो तीसरी निधि आती है, लोक लेखा निधि, इस पर किसका नियंत्रण रहता है, लोक लेखा निधि पर बच्चे किसका नियंत्रण रहता है, वित्त सचिव का। किसका रहेगा, याद रहेगा। तीन निधियां, अभी राज्य हटा दीजिए दिमाग थोड़ा सा, इसी में आइए पहले संघ मैली में। भारत संचित निधि नियंत्रण आता है क्वेश्चन, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, राष्ट्रपति लगा दे कि संसद लगा दे, तो भारत की संचित निधि, ठीक है। हाँ भाई, ये अभी जो बजट पढ़ोगे, कल जो हमारी क्लास रहती है या जब भी नेक्स्ट रहती है, तो बस एक ही हमारा बचेगा 395 के बाद क्या पढ़ाना है, पूरा लेक्चर, बजट पे पढ़ाना, पूरा लेक्चर उस पे लेंगे, यदि बनेगा। बस वही बचा है, उसके साथ क्या हो जाएगा, पूरा समापन। हमने कहा था, एक बार कमेंट किया था कि बजट क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, बाकी 395 आर्टिकल तक हम समझा ही डालेंगे, ठीक है। आइए जल्दी थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिएगा, अच्छे से स्पीड से कवर कीजिए। मैं कह रहा हूँ, जब भारत की संचित निधि, खासकर जब बजट से पैसा निकलता है, तो संचित निधि से में एक आप ये संचित निधि से ही पैसा निकलता है, तो आपको विनियोग विधेयक पारित करना होता है, कौन सा, और ये सब चीजें होती हैं संसद से पास, और संसद का इसीलिए संचित निधि पर क्या रहता है, नियंत्रण। अब आइए आकस्मिक निधि, कुछ राष्ट्रपति को इतना, कुछ राष्ट्रपति के लिए आकस्मिक निधि में इतना मदद रहता है कि राष्ट्रपति तुरंत तत्कालिक क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। कहीं पे बाढ़ इत्यादि आ गया, तो उसके लिए तुरंत क्या है, पास नहीं कराना, राष्ट्रपति के पास खुद की पावर है, क्या है, इतना बजट दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, आकस्मिक निधि। और आपका कौन सा एक होता है, लोक लेखा निधि, इसमें कितना लगभग रुपया रहता है, रुपया नहीं, क्या मतलब, इस पे किसका नियंत्रण रहता है, वित्त सचिव का। तो तीनों पे नियंत्रण अलग अलग। अब आइए राज्य में, आपका कौन आ गया, राज्य का मामला आ गया। तो राज्य में क्या हो गया, वही राज्य संचित निधि बन गया, किसका कंट्रोल है, विधान मंडल का। और आपका आकस्मिक निधि हो गया, राज्यपाल हो सकता है, वहां पे जो यहाँ का सचिव होगा वित्त, क्योंकि यहाँ पे भी तो वित्त आयोग होता है राज्य में, क्लियर। फिर आइए बच्चों, कहाँ पे हम लोग पहुंचे, ध्यान दीजिएगा।
266 हो गया तो 67 भी हो गया। फिर आइए तो कहां पे हम लोग पहुंचे, 268 से इतना कोई मतलब नहीं, संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले इन राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क ज्ञात कर सकते हो। संघ द्वारा जो मतलब उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, मतलब जो है संघ भी उनको लेता है लेकिन संगृहीत उनको कौन कर रहा है और लगाता कौन है, राज्य लगाता है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, 269 भी नहीं है। हाँ, जो 271 कुछ शुल्कों पर और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार है, मतलब कुछ ऐसे शुल्कों के भले राज्य लेता हो लेकिन उस पे किसका कट जाएगा हिस्सा, संघ का जाएगा। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए सारे। फिर आइए ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं, जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए सकते हैं, इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। मतलब नहीं, जूट उत्पादक कोई मतलब नहीं। 74 ऐसे कराधान जिस पर राज्य हितबद्ध प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सिफारिश की अपेक्षा कोई इतना मतलब नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा सारे, लेकिन इसमें आप याद कौन करोगे, 265, 266 और 267, ठीक है। और जो आप याद करना चाहो तो ये 3 याद रखेंगे, पढ़ सारे लीजिए। याद कितने रखने हैं, 265, 66, 67, इसमें आया है क्वेश्चन। नहीं बिलीव हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेगा, कौन सा 65, 66 और 67। बाकी आप पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट पे, इतने सब आर्टिकल दिए हैं, कोई मतलब इनका नहीं था। आइए 265 क्या कह रहा था, जो भी क्या लगेगा, कर लगेगा, वो विधि के अनुसार ही लगेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, विधि बनी होनी चाहिए, और विधि बनाएगा संसद, और कौन बना सकता है, विधान मंडल। बिना विधि के कर आरोपित नहीं कर सकता है। फिर आइए राज्यों का संघ से अनुदान कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखो 200, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कराधान, वही जो खासकर टैक्स से जो रुपया मिलता है, कर का आधान मतलब जो किससे मिल रहा है, टैक्स से रुपया मिलता है, उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड में कराधान। हाँ आइए जो अगला क्या है 275। अब ये देखो याद करिए, कुछ राज्यों को संघ से क्या मिलता है, अनुदान। तो राज्यों को संघ से अनुदान की ऐसी बातें आ जाए तो किसमें है, 275। अब ये कराधान हितबद्ध प्रभाव कोई मतलब नहीं, व्याप्ति कोई मतलब नहीं, पेनल्टी कोई मतलब नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखो 280, टाइम कम होता है तो पता रहा उसमें पीएचडी करते रह गए, मेन आगे वाले में हम लोग फंस गए, कोई टाइम ही नहीं दे पाए। अब देखो वित्त आयोग किसमें आ गया, 280 में। अब बताइए मुझे वित्त आयोग में कितने सदस्य होते थे, टोटल 5, ठीक है। अब बताइए वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 ही वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सदस्य 5 होते हैं, कार्यकाल भी 5, इतने में कंफ्यूजन लगेगी। फिर आइए हाँ, और जो वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष हो गया और क्या हो गए, 4 सदस्य हो गए। 4 सदस्य में मुझे थोड़ा कोई बताएगा योग्यता के बारे में, चारों सदस्य की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, बताइए। 4 सदस्य की योग्यताएं बच्चों कौन कौन होती हैं, वित्त आयोग में क्वेश्चन आ सकता है। एक चलो हाई कोर्ट का न्यायाधीश, नहीं यहाँ नहीं है, योग्यता बताइए, योग्यता एससी एसटी थोड़ी होती है, वो तुम वहां चले गए मानवाधिकार में, और फिर वो चले गए लोकपाल और लोकायुक्त वाला। योग्यता बताइए, रिटायर्ड जज से क्या मतलब है, हालांकि जो है देखो जी क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, योग्यता में क्या था बताइए, फिर आपको बता रहा है, अकाउंटेंट का ज्ञान होना चाहिए, हाँ ठीक है, और इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और जो आपका क्या होना चाहिए बताइए, वित्त के जितना भी संबंधित पूरी जानकारी वो भी होनी चाहिए। तो एक अलग से देखो, और सब में थोड़ा बहुत अकाउंटेंट और वित्त लगा है, आर्थिक मामले लगा है, लेकिन एक वर्ड अलग से रखा है, न्यायिक वाली योग्यता है वो कौन सी रखी गई, हाई कोर्ट का न्यायाधीश वाली योग्यता रखी गई। बाकी अकाउंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, अर्थशास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, जो है फाइनेंस का पूरा उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ एक क्या होना चाहिए, लीगल भी नॉलेज वाला व्यक्ति उसमें रखा था। कहेगा कि एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता वाला भी वित्त आयोग के 5 सदस्यों का एक सदस्य होता है। तुम सोचोगे वित्त आयोग में हाई कोर्ट का योग्यता वाला क्या कर रहा है यहाँ पे व्यक्ति, बल्कि ये बात क्या है, सही, ये बात आ जाती है, ठीक है। आइए फिर अगली 65 वर्ष या जो 5 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसके अनुसार उनका कार्यकाल है, क्लियर, सबका यही बढ़िया है। चलिए पुरानी जी, और वित्त आयोग कौन सा चल रहा है, ये कौन से इसके जो अध्यक्ष हैं, एनके सिंह ने। दूसरी बात, कितनी इसने सिफारिश की, कितना उसमें राज्यों का हिस्सा, कितना टैक्स परसेंट होगा, 41%, यार कितना परसेंट है, 41, ठीक है। जो आगे बढ़े, अब ये 280 में तो वित्त आयोग होगा, वित्त की बात 81 में की गई। अब देखो, अब आप पढ़ सकते हो घर में, आराम से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है।
ये पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब इतना हम लोग के पास टाइम नहीं कि इतना जो इसमें बताया जाए, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जितने आर्टिकल्स हैं ये कोई नहीं पूछे गए हैं, देख लीजिएगा घर में अपने आप। अब आइए इसको देखना है, राज्य के अधिकार और दायित्व। ठीक है, देखो पढ़ने का क्या है, पढ़ लीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है, पढ़ने में छुड़ाते नहीं है। इसमें देखिए 280 में तो वित्त आयोग का है। फिर वित्त की बात, ये तो वित्त आयोग गठित करेगा, कौन गठित करता है? राष्ट्रपति। और इसके जो है सदस्यों को नियुक्त भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। चाहे अध्यक्ष हो चाहे सभी सदस्य हो, इनको हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष। तो ये सब चीजें किसकी बातें हैं? फिर आइए अब आगे की बातें क्या है, ध्यान दीजिएगा। कुछ राज्यों का संघ, देखो कुछ राज्यों का संघ से अनुदान तो पढ़ ही चुके हो, एक बार पढ़ते चले जाइए, कोई मतलब इतना नहीं है। फिर आइए जो आपका 81 होगा, संघ और राज्य अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। 282 में क्या है? संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। फिर 83 संचित निधियों, आकस्मिक निधियों, लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, मतलब उसको मतलब जो बना के रखना। ठीक है। फिर 84 लोक सेवकों न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई मतलब हमने कहीं देखा ही नहीं है, आर्टिकल पूछे ही नहीं गए। आप पहले इस पे आइए, जो चीज पूछी जा रही है। मतलब टाइम कम है, अभी 395 तक है, यही सब में पीएचडी करते रहेंगे, चीजें हो नहीं पाएंगी। हाँ फिर आइए, इसमें भी आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप घर में देख सकते हो। गत और स्वामी ही सब आप घर में पढ़ेगा। सरकार के अधिकार और दायित्व कभी आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आइए, संपत्ति का अधिकार प्रीवियस ईयर में मिलता है, जब आप देखोगे तो याद रखिएगा 300 का ए है, दिमाग में रखिएगा। कौन संविधान से द्वारा जोड़ा गया था, वहां से उठा के यहाँ रखा गया। एक तो 31 में था, एक किस में बात आती थी इसकी, कौन सा 19 का पार्ट था संपत्ति का अधिकार? 19 पढ़े हो ना? 19 का ए क्या था बच्चों? 19 ए का अभिव्यक्ति क्षमता था। 19 का बी क्या था? शांति पूर्वक जिसे बैठे हो, बैठने की क्या स्वतंत्रता। फिर बी सी क्या था? संगठन बनाने की क्षमता। अब ये नहीं आगे बढ़ो तो मूल अधिकार भूले बैठे हो, तो कैसी पढ़ाई चल रही है? हमको याद है मूल अधिकार तो बिल्कुल एकदम कंठस्थ होगा। अब हम पूछ रहे हैं कौन सा खत्म होगा, तो हमको हम पूरा पढ़ाई डाल रहे, अब बाद में बता दो कि सर जी ये वाला था। फिर बताइए डी कौन था? 19 का डी कुछ याद आ रहा है? मैं कौन सा आर्टिकल की बात कर रहा हूँ? मैं आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी तक था, एच तक था कि नहीं था? याद आया? तो ए कौन होता था? अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रेस की क्षमता। बी कौन होता था बच्चों? बैठक करने की क्षमता। सी क्या होता था? संगठन बनाने की क्षमता। डी क्या होता था? इधर उधर जाने की क्षमता, देश में कहीं भी जा सकते हो। फिर था ई क्या था? निवास की क्षमता। एफ क्या हो गया? निरस्त। संपत्ति का अधिकार, उसी को भी कहां ला दिया गया? 300 ए में। जी व्यापार, कोई भी आप क्या कर सकते हो? व्यवसाय कर सकते हो। अब कोई का मतलब, कोई भी का मतलब ये नहीं, मैंने बताया था। ठीक है, जो चीज सरकार रोक लगाए उसके डिपार्टमेंट बना है, वही तुम क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। ठीक है, चलो अब आइए इसको एक बार देख लेगा। अब ध्यान दीजिएगा पार्ट्स में थोड़ा सा। अब देखो पार्ट का भी ध्यान दीजिएगा। जो आप संघ और राज्य के बीच संबंध पढ़ रहे थे वो किस पार्ट में थे? संघ और राज्य 11 में। किसमें थे? 11 में। और जो आपका क्या आया है? संपत्ति वाला किसमें आ रहा है? हाँ देखो आपका भी जो ये है वित्तीय वाला किसमें आ रहा है? राज्य वित्तीय वाला किसमें आ रहा है? 12 में। तो याद रखेगा थोड़ा सा, देखो एक चीज ये भी याद रखेगा, पार्ट 12 है। पार्ट 12 किस कहां से कहां तक है? ध्यान रखिएगा, देखो कहां से कहां तक? 264 से कहां तक है? 300 तक। कितने तक है? 300 का ए तक है। कहां तक है? 300 ए तक। मतलब जो वित्तीय वाला मामला है, राज्य वित्तीय संबंध किस पार्ट में है? मैंने बात रखो, पार्ट ये भी है जो खंड शिक्षा अधिकारी में आया था। वित्तीय, जो वित्त की बात की गई है संघ और केंद्र के राज्यों के बीच, तो ये वित्तीय भाग जो किस भाग से संबंधित है? 12। उसमें क्या लिखा? 11, 12, 13, 14। अब हो गया कंफ्यूजन शुरू, 12 है कि 13 है कि 11 है कि 12 है? क्लियर? चलिए 1 मिनट रुकिएगा, कर दीजिए फिर। हाँ बैठ जाइएगा।